चलिए आज हम डिस्काउंट का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। हालांकि हमने अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज में डिस्काउंट के बारे में पढ़ लिया था। एक बार मैं फिर से ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। डिस्काउंट का बेसिक मतलब होता है किसी भी चीज़ में छूट मिलना, यानी किसी भी चीज़ को हम जितना उसका प्राइस है उससे कम प्राइस पे ले ले तो वो डिस्काउंट है। सो बेसिकली डिस्काउंट क्या है? डिस्काउंट एक अलाउंस है जो कि सेलर देता है। किसे देता है? जो भी बायर है उसको देता है। डिस्काउंट दो टाइप से हो सकते हैं, यानी दो चीजों पे मिलते हैं। या तो गुड्स बेचने पे सेलिंग प्राइस पे दिया जाता है, या फिर पेमेंट जल्दी करने पे मिलता है। यानी हमने दो टाइप के डिस्काउंट पढ़े थे, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। तो डिस्काउंट बेसिकली तो छूट है। दो तरीके से डिस्काउंट होते हैं। एक तो डिस्काउंट लिया और दिया जाता है जब गुड्स की सेल एंड परचेज होंगी, यानी गुड्स पे जो भी लिस्टेड प्राइस होता है उनका। जैसे कि मान लो मैंने कोई नोटबुक ली, नोटबुक में यहाँ पे प्राइस लिखा होता है, वो कहलाता है उसका लिस्टेड प्राइस। और वो लिस्टेड प्राइस मान लीजिए 20 रुपए का है, और मैं किसी को कह दूं कि आपको ये मैं 10% डिस्काउंट में सामान दे दूंगा, यानी कि 2 रुपए का डिस्काउंट दे के 18 रुपए में दे दूंगा। सो ये कहलाता है ट्रेड डिस्काउंट, द डिस्काउंट विच इज अलाउडेड बाय द होलसेलर और मैन्युफैक्चरर टू द रिटेलर एट अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑन द लिस्टेड प्राइस ऑफ गुड। ये कब दिया जाता है? ये तब दिया जाता है जब गुड्स बल्क में परचेज किए जाते हैं। जब बहुत बड़ी अमाउंट में गुड्स परचेज करते हैं तो कुछ छूट दे देते हैं। कैश डिस्काउंट होता है जब पेमेंट की जाती है, जब भी गुड्स की पेमेंट की जाएगी। मान लो कोई पैसा सामान उधार ले लिया था, अब उसके बाद में पेमेंट करनी है, तो जब कोई व्यक्ति जल्दी पेमेंट करता है या फिर उसे जल्दी पेमेंट करने के लिए मोटिवेट किया जाए, इसलिए फिर उन्हें कैश डिस्काउंट दिए जाते हैं। डिफरेंस क्या है? ट्रेड डिस्काउंट को गुड्स के सेल एंड परचेज पे दिया जाता है, कैश डिस्काउंट दिया जाता है जब भी पेमेंट की जाएगी। ठीक है, यही डिफरेंस है मेनली। तो और क्या क्या डिफरेंस है देखो। ट्रेड डिस्काउंट is allowed by the wholesaler or manufacturer to the retailer at a fixed percentage on the printed price. Printed price पे डिस्काउंट दिया जाता है। कैश डिस्काउंट इज अलाउड if the customer makes the payment immediately, पेमेंट जल्दी कर दे तो। कब दिया जाता है? ये दिया जाता है जब भी कोई स्पेसिफिक क्वांटिटी खरीदी जाए। जैसे कि दुकानदार ये कह देता है आप 10 नोटबुक खरीदेंगे तब आपको इतना डिस्काउंट दे देंगे। और कैश डिस्काउंट दिया जाता है जब टाइम से, स्पेसिफिक टाइम से पहले पेमेंट की जाए। इसका मेन ऑब्जेक्टिव, ट्रेड डिस्काउंट का मेन ऑब्जेक्टिव होता है ताकि सेल्स ज्यादा हो। अगर लोगों को डिस्काउंट देंगे तो लोग ज्यादा सामान खरीदेंगे। इसका मेन मकसद होता है सेल्स बढ़ाना, प्रॉफिट बढ़ाना। इसका मेन मकसद होता है लोगों से जल्दी पेमेंट करवाना। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि ट्रेड डिस्काउंट को जर्नल एंट्री में कभी भी रिकॉर्ड नहीं किया जाता। कैश डिस्काउंट को जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड करते हैं। ट्रेड डिस्काउंट को अगर रिकॉर्ड नहीं करते तो इसकी ट्रीटमेंट क्या करेंगे? इसकी हम अमाउंट डायरेक्टली ही माइनस कर देते हैं। कैश डिस्काउंट को हम अलग से दिखाते हैं। जैसे कि मान लीजिए मशीनरी खरीदी 10,000 रुपए की, और उस पर 10% का ट्रेड डिस्काउंट था, यानी 1,000 रुपए का डिस्काउंट था। 10,000 की मशीन थी। अब मशीन खरीदने की एंट्री आपको पता होगी, मशीन एसेट्स हैं, बड़े हैं तो डेबिट हो जाएंगे, तो हम एंट्री क्या कर देते हैं? मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि कैश गया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 10,000 की मशीन थी। अब क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट इसमें नहीं दिखाना कहीं भी, तो हम ट्रेड डिस्काउंट का अमाउंट माइनस कर देंगे सीधा। 1,000 रुपए का डिस्काउंट था तो हम मशीन 9,000 की दिखा देंगे और कैश भी 9,000 का दिखा देंगे। तो इसकी ट्रीटमेंट केवल इतनी है कि सीधा अमाउंट माइनस होगा, अलग से कहीं भी लिख के नहीं दिखाया जाता ट्रेड डिस्काउंट। जबकि कैश डिस्काउंट को अलग से शो करना पड़ता है एंट्रीज में, डिस्काउंट के नाम से। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने डिस्काउंट दिया है, तो मशीन तो थी 10,000 की, मैं ऊपर लिखूंगा 10,000 रुपए। कैश 9,000 दिया है, 1,000 रुपए क्या हो गया? 1,000 रुपए डिस्काउंट का हो गया, तो मैं लिखूंगा टू डिस्काउंट 1,000 रुपए। ठीक है, तो इसमें डिस्काउंट दिखाया जाएगा कैश डिस्काउंट में। सो अब क्योंकि जब डिस्काउंट दिखाया जाएगा तो हमें पता होना चाहिए कि डिस्काउंट कैसा अकाउंट है, ताकि हम रूल्स फॉलो कर सकें। तो डिस्काउंट क्या है? डिस्काउंट या तो हमारे लिए खर्चा हो सकता है या कमाई हो सकती है। अगर तो हम किसी को डिस्काउंट दे रहे हैं, अगर हम डिस्काउंट
अलाउ कर रहे हैं, डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं तो वो खर्चा है, क्योंकि हमने डिस्काउंट दिया, हमें तो नुकसान हो गया, तो ये खर्चा है। अगर डिस्काउंट रिसीव्ड होगा, यानी हमें किसी से डिस्काउंट मिल जाए, तो वो हमारी इनकम है। अब आपको पता है कि खर्चे और कमाई कौन से अकाउंट का पार्ट होते हैं? ये नॉमिनल का पार्ट होते हैं। नॉमिनल अकाउंट में हम रिकॉर्ड करते हैं ना, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो डिस्काउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। तो जब भी डिस्काउंट अलाउड करेंगे तो ये एक्सपेंस है, इसका मतलब ये डेबिट होगा। डिस्काउंट अलाउडेड विल बी डेबिटेड, इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड, whereas discount received, since it is an income, it will be recorded on the credit side, क्योंकि all income and gains are credited and all expenses and losses are debited. So ये ट्रीटमेंट करनी है हमें इसकी। बेसिकली या तो ट्रेड डिस्काउंट होता है या कैश डिस्काउंट होता है। बहुत ही एक्सट्रीम केस ऐसे होंगे जिसमें दोनों ही डिस्काउंट क्वेश्चन में मिल जाएंगे। जैसे कि ये एग्जांपल थी, 10,000 की मशीन परचेज की और वो परचेज की है 10% ट्रेड डिस्काउंट पे, और फिर ये बता दिया कि 10% का कैश डिस्काउंट भी है। इसका मतलब जब गुड्स खरीदे, जब मशीन खरीदी, तब तो ट्रेड डिस्काउंट लग गया, यानी 10,000 का सामान 9,000 में बेचा गया। बाद में ये कह दिया कि जब आप इसकी पेमेंट करोगे तब आपको 10% डिस्काउंट और दे दिया जाएगा। तो जब भी आपको क्वेश्चन में दोनों डिस्काउंट मिलेंगे, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट, सबसे पहले आप ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे, लेस करेंगे, फिर आप कैश डिस्काउंट को लेस करेंगे। जैसे कि आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं, if a trader sells goods of list price of rupees 20,000 at 10% trade discount and 2% cash discount, the net amount will be 20,000 के गुड्स थे, सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया 2%, 18,000 आ गया। अब 18,000 का 2% निकालेंगे, ना कि 20,000 का। अब वैल्यू कितनी होगी? 18,000 की। सो इसका 20% निकाला हमने, सो इसका 20% आपका 360 आया है। अब एक डिफरेंस और भी है, कैश डिस्काउंट हमेशा सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस पे लगता है, क्योंकि ये पेमेंट से रिलेटेड है, जबकि ट्रेड डिस्काउंट कैश ट्रांजैक्शन पे भी लग सकता है और क्रेडिट ट्रांजैक्शन पे। क्योंकि ये जब लग रहा है ट्रेड डिस्काउंट, तब तक पेमेंट नहीं हुई है, बस गुड्स पे लग रहा है, गुड्स का जो टोटल प्राइस है उस पे डिस्काउंट लग रहा है। सो ट्रेड डिस्काउंट कैश एंड क्रेडिट दोनों ही ट्रांजैक्शन पे आ सकता है, जबकि कैश डिस्काउंट सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन में है। चलिए एडवांटेजेस क्या क्या हैं? डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट का मतलब कि जब गुड्स को सेल एंड परचेज के दौरान जो भी डिस्काउंट दिया गया है, लिस्ट प्राइस पे लगता है। लिस्ट प्राइस पे मतलब जो प्राइस प्रोडक्ट के ऊपर लिखा हुआ है उस पे डिस्काउंट दिया जाता है। रिटेलर को क्या फायदे हैं? रिटेलर का मतलब जो सामान खरीद रहा है बेचने के लिए, उसे ये फायदा है कि उसकी खरीदने की लागत कम हो जाती है, क्योंकि उसे तो डिस्काउंट मिल रहा है। अगर मान लो 10% डिस्काउंट दे दिया, तो इसका मतलब जो पहले चीज 100 रुपए की मिलनी थी वो 90 रुपए की मिल रही है, जिससे उसके प्रॉफिट बढ़ जाते हैं। दूसरी चीज, अगर वो कैटलॉग प्राइस पे भी सामान को बेचता है, कैटलॉग प्राइस का मतलब ये होता है कि जितने में उसने खरीदा है, खरीदने का मतलब जो उसका लिस्ट प्राइस था, अगर लिस्ट प्राइस पे भी सामान को बेचेगा तो भी उसे कुछ ना कुछ फायदा हो जाएगा। जैसे 100 रुपए लिस्ट प्राइस था और 10% का डिस्काउंट मिल गया, तो उसने तो वो चीज 90 की खरीदी है, अगर वो 100 में भी बेच देगा जो उस पर लिस्ट प्राइस लिखा हुआ है, तब भी 10 रुपए का फायदा हो गया। होलसेलर को क्या फायदा? जो डिस्काउंट दे रहा है उसे ये फायदा है कि उसकी सेल्स बढ़ जाती है। अगर वो डिस्काउंट किस पे दे रहा है? अगर बल्क परचेज किए जा रहे हैं, सामान जो है वो बहुत बड़ी बड़ी क्वांटिटीज में परचेज कर रहे हैं, तो लोग डिस्काउंट लेने के लिए ज्यादा परचेजेस करेंगे, उसका सामान ज्यादा बिकेगा। दूसरा, ट्रेड डिस्काउंट कंपटीशन से लड़ने का एक रास्ता है। जब बहुत सारे सेलर्स होते हैं तो उनको हराने के 2-3 तरीके ही होते हैं,
या तो अपना प्रोडक्ट बेटर कर दो या अपनी कीमत कम कर दो, तो डिस्काउंट से कीमत कम हो जाती है। तीसरी चीज, डिफरेंट प्राइसेस कैन बी चार्ज फ्रॉम रेगुलर कस्टमर्स एंड ओकेजनल कस्टमर्स। देखिए कुछ कस्टमर तो ऐसे होते हैं जो रेगुलरली आते रहते हैं आपके पास, कुछ ऐसे होते हैं जो कभी कभार आते हैं। सो जो रेगुलरली आते हैं वो यानी कि आपके ऑनेस्ट कस्टमर्स हैं, ईमानदार है, वो हमेशा आपके पास ही आ रहे हैं। सो उनकी ऑनेस्टी के बदले आप ये कर सकते हो कि उन्हें ज्यादा डिस्काउंट दे दो, जबकि जो कभी कभार आ रहे हैं उन्हें कम डिस्काउंट दे दो। सो डिस्काउंट का ये फायदा है कि प्रोडक्ट का प्राइस चेंज किए बिना सबसे अलग अलग प्राइस चार्ज किया जाता है, क्योंकि प्रोडक्ट पे तो वही 100 रुपए लिखे हुए हैं। अब मैं वही 100 रुपए दिखा के किसी से 100 रुपए में सामान ले लूं, बेच दूंगा, किसी को 80 में, किसी को 70 में, तो एक ये फायदा है। तीसरा ये है कि दोबारा से कैटलॉग रीप्रिंट करने की जरूरत नहीं पड़ती। यानी कि अगर मान लो 100 रुपए का प्राइस था, अब मैं उसे 80 में बेचना चाहता हूँ, तो मुझे जरूरी नहीं है कि मैं हर प्रोडक्ट में अब 80 रुपए प्रिंट करूँ। मैं सीधा ये कह दूंगा कि जो इसका टोटल प्राइस है उसमें 20% डिस्काउंट पे ले जाओ, तो बार बार उसका जो लिस्ट प्राइस है वो प्रिंट करने की जरूरत नहीं पड़ती। कैश डिस्काउंट के क्या क्या फायदे? कैश डिस्काउंट कौन सा? जो जल्दी पेमेंट करने के लिए डिस्काउंट दिया जाता है। जैसे मान लो किसी को उधार सामान दे दिया था और अब हमें लग रहा है पता नहीं पैसा भाई देगा या नहीं देगा, तो उसे ये कह दें कि 3 महीने के अंदर 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 अगर पैसे दे दिए तो मैं कुछ पैसे तेरे माफ कर दूंगा, कुछ अमाउंट माफ कर दूंगा। तो इससे क्या फायदा है सेलर को? बायर को तो देखो सीधा सीधा फायदा है, बायर को तो ये फायदा है कि उसे डिस्काउंट मिलेगा, कम पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, अब कम पैसा देने का मतलब कि उसकी लागत कम लग रही है। लागत कम लगने के अलावा एक चीज और है कि जब वो जल्दी पेमेंट करेगा तो उसकी गुडविल भी बढ़ती है, रेपुटेशन भी बढ़ती है। अगर कोई ग्राहक ऐसा है जो आपकी टाइमली पेमेंट कर देता तो आप उसे क्रेडिट पे सामान दे भी देते हो। अगर कोई ऐसा है कि एक बार सामान ले गया उधार और उसने पेमेंट ही नहीं कई 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 महीने तक, तो आप दोबारा उसे उधार सामान दोगे नहीं, तो इससे रेपुटेशन भी बढ़ती है। सेलर को क्या फायदा? जो डिस्काउंट दे रहा है उसे ये फायदा है कि समय से पहले उसके पास कैश आ जाता है। कैश आएगा तो उसका कैश इनफ्लो बढ़ेगा, उस पैसे को वो कहीं बेटर यूज में लगा सकता है। बैड डेट्स की पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है। बैड डेट्स का मतलब होता है जब डेटर्स से पैसा मिलने की उम्मीद खत्म हो जाए। प्रॉम्प्ट पेमेंट से क्लरिकल वर्क कम हो जाता है। क्लरिकल वर्क कैसे कम हो जाता है? मान लो मैंने किसी को उधार दे दिया, अब जब तक वो पैसा नहीं देगा मुझे पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा, बार बार उसके पास जाना पड़ेगा कि भाई पेमेंट कर दो, पेमेंट कर दो। अगर टाइमली पेमेंट आ गई तो जो मेरा रोज का काम है वो कम हो जाएगा। ये इसके फायदे हैं। फिर एक होता है रिबेट। रिबेट का मतलब भी छूट ही होता है जैसे डिस्काउंट होता है, लेकिन ये डिस्काउंट से अलग है। डिस्काउंट तो दो पर्पस के लिए दिए जाते हैं, या तो बल्क परचेज के लिए, ज्यादा सामान खरीदा जाता है, या फिर प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए, जल्दी पेमेंट के लिए। रिबेट तब दिया जाता है जब गुड्स की क्वालिटी डिजायर्ड लेवल से कम हो। यानी कि मान लीजिए मैंने कोई सामान खरीदना था, मुझे मान लो एक लैपटॉप खरीदना था किसी दुकानदार से। अब उस लैपटॉप में थोड़ी बहुत कमी है, अब ऑब्वियस सी बात है कमी है तो मैं पूरा अमाउंट तो उसे दूंगा नहीं। अब हो सकता है दुकानदार ने कई बार ये कह देते जी इसमें थोड़ी सी ये कमी है तो आप मुझे 10-20 हजार रुपए कम दे देना, लेकिन ये ले जाओ। तो है तो ये भी छूट ही एक किस्म की, इट इज ऑल्सो द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। लेकिन इसका मेन पर्पस क्या है, क्या रीजन है? वो है इंफीरियर क्वालिटी ऑफ द गुड्स। सो मेन रीजन इसका अलग है। रीबेट की भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं होती, यानी इसकी भी कोई भी एंट्री पास नहीं की जाती, जैसे कि ट्रेड डिस्काउंट की नहीं की जाती। सीधा इसका अमाउंट माइनस होगा जैसे ट्रेड डिस्काउंट का होता है। लेकिन कई बार रीबेट दिया जाएगा सेल्स होने के बाद, सेल्स या परचेज होने के बाद। अगर सेल्स एंड परचेज होने के बाद रीबेट दिया गया है तो इसकी जनरल एंट्री करनी पड़ेगी, जैसे कि कैश डिस्काउंट की जाती है। अगर तो जैसे डिस्काउंट अलाउड था तो डेबिट होगा क्योंकि खर्चे हैं, और डिस्काउंट रिसीव हुआ है तो कमाई है, क्रेडिट। ऐसे ही अगर रीबेट अलाउड है, रीबेट अगर अलाउ किया है तो डेबिट हो जाएगा, रीबेट अलाउड टू परचेजर। और अगर रिसीव हुआ है तो सेलर डेबिट टू रीबेट रिसीव। ऐसे कोई क्वेश्चन आएंगे तो देखेंगे, हालांकि ये क्वेश्चन रेयर है, मुश्किल ही आता है ऐसा क्वेश्चन। चलिए अब आई है कंपाउंड जनरल एंट्री। हमने ना एक सोर्स डॉक्यूमेंट में वाउचर्स के बारे में पढ़ा था, तो हमने एक वाउचर्स देखे थे कंपाउंड वाउचर्स। क्या थे कंपाउंड वाउचर्स? ऐसे टाइप के वाउचर्स जिसमें
डेबिट साइड में एक से ज्यादा चीजें लिखी जाए और क्रेडिट साइड में एक ही अकाउंट आए, या फिर क्रेडिट साइड में एक से ज्यादा चीजें लिखी जाए और डेबिट साइड में एक ही चीज आए। सिमिलरली कंपाउंड जर्नल एंट्री, कई बार एक ही दिन में ऐसी ट्रांजैक्शंस हो जाती हैं जो कि एक ही जैसे अकाउंट्स डेबिट में होते हैं और उससे रिलेटेड अकाउंट्स क्रेडिट में होते हैं, यानी कि ऐसे अकाउंट्स को हम अलग अलग ट्रीटमेंट करने के बजाय एक ही एंट्री कर सकते हैं। जैसे कि मान लो मैंने 5 तारीख को ही, एक ही तारीख को मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जनरल एंट्रीज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होती है, 5 तारीख की 5 को ही रिकॉर्ड होगी। 5 तारीख को मैंने मशीन परचेज कर ली, प्लांट एंड बिल्डिंग परचेज कर ली, तो अब अगर मैं अलग अलग एंट्री करूंगा तो क्या होगा, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, प्लांट लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश। अब देखो दो अकाउंट ऐसे डेबिट में है जो एक ही अकाउंट से क्रेडिट में, यानी दोनों में कैश क्रेडिट है। सो और दोनों चीजें ऊपर डेबिट है अलग अलग, तो मैं दोनों को एक साथ डेबिट में लिख के टू कैश कर सकता हूं। मैं ऐसे कर सकता हूं, मशीनरी अकाउंट डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश। तो जो दो अलग अलग अकाउंटिंग एंट्रीज थी, जर्नल एंट्रीज थी, उनको मैंने कंबाइंड कर दिया। जैसे कि यहाँ पे है 50,000 की सैलरी पे कर दी, इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि सैलरी खर्चा है। फिर है रेंट भी पे कर दिया, रेंट की रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। अब आप देखो दोनों एक ही दिन हुई है, दोनों में सिमिलर अकाउंट क्रेडिट में है और दोनों अकाउंट डेबिट में है जो अलग अलग भी है, तो इसका मतलब दोनों को एक साथ डेबिट में लिख के टू कैश किया जा सकता है, क्योंकि एक ही दिन एंट्री हुई है और एक पर्टिकुलर अकाउंट से रिलेटेड है दोनों। सो कर दे, क्या कर दिया, सैलरी अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। सो कंपाउंड एंट्री मेनली 3 तरीके से हो सकती है, जब एक अकाउंट डेबिट हो और 2 से ज्यादा अकाउंट क्रेडिट हो, या फिर एक अकाउंट क्रेडिट हो 2 से ज्यादा अकाउंट डेबिट हो, जैसे हमने ये एंट्री की है, 2 से ज्यादा अकाउंट डेबिट है, एक अकाउंट क्रेडिट है। और कई क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिसमें 2 से ज्यादा चीजें डेबिट भी होंगी और 2 से ज्यादा चीजें क्रेडिट भी होंगी। सो अगर आपको लगता है कि अलग अलग एंट्री करनी है तो अलग अलग कर दो, और अगर आपको लगता है कि एक ही साथ एंट्री कर देंगे तो वो आपकी मर्जी है। देखो क्वेश्चंस देखते हैं, 2 इलस्ट्रेशन करने की कोशिश करेंगे आज। इलस्ट्रेशन 4, पेड कैश टू महेश एंड डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम हिम। एक बार डिस्काउंट को छोड़ देते हैं, समझो इसमें डिस्काउंट है ही नहीं। सो पेड कैश टू महेश, इसकी क्या एंट्री होगी, 2 अकाउंट है इसमें, कैश एंड महेश। महेश किसी व्यक्ति का नाम है तो ये पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब महेश को पैसे दिए हैं तो महेश ने क्या किया है, रिसीव किया है या गिव किया है, महेश इज द रिसीवर। और रिसीवर क्या होता है, डेबिट। तो हमें पता चल गया महेश अकाउंट डेबिट होगा। अच्छा दूसरा अकाउंट क्या है, कैश है, कैश रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो कैश गया है इसलिए क्रेडिट हो जाएगा। सो एंट्री होनी चाहिए थी महेश अकाउंट डेबिट टू कैश, यही एंट्री होनी चाहिए थी, महेश अकाउंट डेबिट टू कैश। अब देखो कैश कितने का दिया है, कैश दिया है सर 9,600 का। इसका मतलब भाई हमने महेश को इतने रुपए दिए हैं तो हमने कभी महेश से कुछ ना कुछ उधार लिया होगा, तो महेश से उधार लिया तो महेश हमारा क्रेडिटर था कभी। तो हमने कितना उधार लिया था, क्या हमने 9600 का ही उधार लिया था, देखो 9600 रुपए तो उसे दिए हैं जिसमें से 400 का डिस्काउंट मिल गया, तो हमने उससे पैसा कितना उधार लिया था, उससे हमने 10,000 रुपए उधार लिए थे, हमने उससे 10,000 रुपए उधार लिए थे, लेकिन उसकी पेमेंट कितने की 9600 की। अब आप कहोगे सर आपने एक टाइम हमें ये बताया था कि डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों बराबर आनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो आपने डेबिट में 10,000 दिखा दिए, क्रेडिट में 9600 दिखा दिए, 400 की कमी रहेगी किस साइड में, क्रेडिट साइड में। तो वो 400 की कमी किस कारण से आई है, वो आई है डिस्काउंट
क्या हुए, हमें रिसीव हुए, हमने अलाउ किए, हमने पैसा दिया है, हमारा बिजनेस है, हमने पैसा दिया है, हमें 10,000 देने थे, हमने 9600 दिए, 400 रुपए की हमें छूट मिल गई, हमें डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है। डिस्काउंट एक नॉमिनल अकाउंट है और इनकम्स जितनी भी होती है वो क्रेडिट होती है, तो 400 रुपए का डिस्काउंट रिसीव हो गया है, ये 400 रुपए का डिस्काउंट रिसीव हो गया। तो 10,000 डेबिट में, 10,000 क्रेडिट में। देखो ये इसकी एंट्री है, महेश अकाउंट डेबिट, 10,000 से बकाया था महेश का अकाउंट, 9600 रुपए उसको दिए और डिस्काउंट रिसीव्ड 400 का आ गया, नरेशन लिख दिया। अब एक बात यहाँ पे समझने की है, अब हमें पता कैसे चला कि ये ट्रेड डिस्काउंट है या कैश डिस्काउंट है? क्योंकि अगर ट्रेड डिस्काउंट होता तो फिर हमें ये लिखने की जरूरत नहीं थी, फिर हमें ये लिखने की जरूरत नहीं थी, फिर हम महेश के अकाउंट में भी 9600 लिख देते और कैश में भी 9600 लिख देते अगर ट्रेड डिस्काउंट होता तो। अब हमें कैसे पता चला कि ये कैश डिस्काउंट ही है? सो दोनों का हमने ऑब्जेक्टिव देखा था। ट्रेड डिस्काउंट कब दिया जाता है? ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है जब सेल्स एंड परचेज हो, और कैश डिस्काउंट जब कैश की पेमेंट हो या कैश रिसीव हो। सो यहाँ पे तो कैश की पेमेंट की है, सो ऑब्वियस सी बात है कैश की पेमेंट पे डिस्काउंट दिया है तो कैश डिस्काउंट है, इसलिए इसकी एंट्री होगी। अब अगली ट्रांजैक्शन देखो, रिसीव्ड कैश फ्रॉम अरुण एंड डिस्काउंट अलाउड इट टू हिम। कैश दिया है और डिस्काउंट है, तो कौन सा डिस्काउंट है? कैश डिस्काउंट है, इसकी ट्रीटमेंट होगी। रिसीव्ड कैश फ्रॉम अरुण, अरुण से पैसा मिला है हमें, तो अरुण कौन है? गिवर है, गिवर है तो अरुण तो क्रेडिट हो जाएगा। कितने अमाउंट से? 5,000 से, 5,000 से क्रेडिट होगा। कैश मिला है, डेबिट व्हाट कम्स इन, सो कैश अकाउंट डेबिट होगा कितने से? 4900 से, तो 100 रुपए क्या है? डिस्काउंट अलाउड। देखो कैश मिला 4900 का, अरुण का अकाउंट 5,000 से लिखा जाएगा, 5,000 रुपए बकाया थे अरुण के, 100 रुपए का डिस्काउंट अलाउड है, हमने डिस्काउंट दिया है अब की बार, तो हमारे लिए खर्चा है और खर्चे जितने भी होते हैं वो डेबिट होते हैं। अगली ट्रांजैक्शन देखो, गुड्स सोल्ड टू हरीश। गुड्स कभी भी अपने नाम से एंट्री नहीं की जाती, गुड्स अकाउंट नहीं लिखा जाता। अगर परचेज हुए तो परचेज अकाउंट आएगा, सेल्स हुए तो सेल्स अकाउंट, परचेज रिटर्न में परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न में सेल्स रिटर्न। यहाँ पे क्या हुए? सेल्स हुए। किसको बेचे हैं? हरीश को, हरीश ने सामान खरीदा है, हरीश को सामान रिसीव हुआ है, सो हरीश इज द रिसीवर, तो हरीश डेबिट हो जाएगा। अकाउंट वर्ड यूज नहीं करेंगे, ना तो महेश के लिए, ना अरुण के लिए, ना हरीश के लिए, क्योंकि पर्सनल अकाउंट में हम अकाउंट वर्ड यूज नहीं करते। सो हरीश डेबिट क्योंकि रिसीवर है, और सेल्स आपकी क्रेडिट ही होती है, आपको पता है एक किस्म से इनकम है, भाई सामान बेचा है तो कमाई होगी, इसलिए सेल्स क्रेडिट 30,000 30,000। फिर है हरीश ने 2,000 का सामान वापस कर दिया, भाई 30,000 का सामान बेचा था, हो सकता है हरीश को पसंद ना आए वो 2,000 का सामान, उसने वापस कर दिया। अब वापस करने का क्या फायदा एंट्री होगी? तो जो सेल्स की थी अब उसका उल्टा काम हो गया, रिटर्न हो गया, तो जब सेल्स क्रेडिट की थी तो अब डेबिट हो जाएगी। ठीक है, अब की बार हरीश गिवर है, रिसीवर नहीं है, हरीश ने हमें सामान दिया है, ही इज गिविंग द गुड्स, सो अब की बार हरीश क्रेडिट हो जाएगा। अगली ट्रांजैक्शन देखो, सोल्ड गुड्स टू गोपाल, अच्छा उससे पहले ये रह गई, रिसीव्ड कैश फ्रॉम हरीश 27,500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। अच्छा 10वीं ट्रांजैक्शन में मैं एक चीज बताना और भूल गया, सोल्ड गुड्स टू हरीश में हमने हरीश अकाउंट डेबिट टू सेल्स किया था, हरीश की बजाय हमने कैश क्यों नहीं किया? क्योंकि हमने पढ़ा है अगर किसी व्यक्ति का नाम लिखा हुआ आ जाए और हमें ना बताया हो कि कैश में सामान बेचा या खरीदा, तो हम मानेंगे कि क्रेडिट में सामान बेचा या खरीदा गया। ठीक है, तो अब है हरीश को उधार सामान बेचा था तो अब उससे पैसा तो मिलना था, अब ये कह दिया कि उससे 27,500 का अमाउंट मिल गया और इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। फुल सेटलमेंट का मतलब ये है कि 27,500 लेके हमने ये मान लिया कि उसके जितने भी पैसे आने थे सारे के सारे आ चुके हैं, यानी मान लो ज्यादा अमाउंट आना था तो जितना भी एक्स्ट्रा अमाउंट था वो हमने उसको डिस्काउंट दे दिया। सो पहले तो देखो हरीश से कितना
पैसा आना चाहिए था, बस शुरू में तो आना चाहिए था 30,000, लेकिन फिर उसने 2,000 का गुड्स वापस कर दिया, तो कितना आना चाहिए था 28,000, क्योंकि हमने अब 28,000 का सामान बेचा, लेकिन 28 में से मिले कितने 27,500 मिले, तो 27,500 मिले, कैश कितने का मिला, कैश अकाउंट डेबिट टू 27,500, लेकिन हरीश को कितने देने थे, हरीश को 28,000 देने थे, बाकी के 500 कहाँ रह गए, 500 का हमने डिस्काउंट दे दिया। जब भी ये लिखा हुआ आ जाए कि फुल सेटलमेंट ऑफ इस अकाउंट, तो फुल सेटलमेंट का मतलब ये मान लेना है कि जितना भी अमाउंट बचता था वो डिस्काउंट के रूप में दे दिया। फुल सेटलमेंट मतलब हमने उसका खाता पूरा सेटल कर दिया, हमने ये मान लिया कि भाई हमारी तरफ से सारे रुपए आ गए उसके। अगली ट्रांजैक्शन देखो, सोल्ड गुड्स टू गोपाल ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹60,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट की जनरल एंट्री नहीं होती है, अमाउंट में से जो है डिस्काउंट माइनस हो जाएगा बस। अगर यहाँ पे ये नहीं भी लिखा होता ट्रेड डिस्काउंट तो भी हमें पता चल जाता है कि ये ट्रेड डिस्काउंट है। कैसे, क्योंकि लिस्ट प्राइस दे दिया, और लिस्ट प्राइस पे जो भी डिस्काउंट लगता है वो ट्रेड डिस्काउंट है। साथ के साथ ये भी लिखा है गुड्स सोल्ड हुए हैं, तो गुड्स की सेल परचेज पे भी ट्रेड डिस्काउंट होता है। सो इसमें सेल्स की एंट्री आ जाएगी, क्योंकि गोपाल को बेचे हैं, सो गोपाल अकाउंट डेबिट टू सेल्स, इसमें डिस्काउंट नहीं दिखाएंगे क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट है, लेकिन अमाउंट माइनस होगा। 60,000 के गुड्स थे, 10% डिस्काउंट दे दिया, 60,000 का 10% होता है 6,000, सो 54,000 से एंट्री कर देंगे। गोपाल डेबिट टू सेल्स अकाउंट 24,000 24,000। नरेशन मिस नहीं करनी किसी में भी, जिसने नरेशन मिस कर दी गलत हो जाएगा आंसर। अगला है परचेज गुड्स फ्रॉम रवि ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹20,000 एट 15% ट्रेड डिस्काउंट। तो सिंपल सा है, परचेज की एंट्री हो जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि, 20,000 में से 15% माइनस कर देंगे, 17,000 17,000, फिर टोटल दिखा देंगे। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, 5 मिनट रहती है, बाकी क्वेश्चंस आपको मैं बता देता हूँ आपको कहाँ तक करने हैं। आपको 8th क्वेश्चन तक करने हैं। 8th क्वेश्चन में बात कर रहा हूँ अनसोल्ड क्वेश्चन जो बुक्स के पीछे दिए हुए हैं, 8th तक करने हैं। 9th क्वेश्चन हम कल देखेंगे। मैं आपको एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ, इसमें कंपाउंड एंट्रीज दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैश परचेज, इसकी एंट्री आप कर सकते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। लॉजिकल रीजनिंग में नहीं बता रहा, परचेज क्यों डेबिट होगा, कैश क्यों क्रेडिट होगा, बहुत से क्वेश्चंस में कर लिया हमने। सोल्ड गुड्स टू वासुदेव, वासुदेव अकाउंट डेबिट टू सेल्स, आपको पता है क्यों अकाउंट डेबिट हो रहा है, क्यों क्रेडिट हो रहा है। रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स बाय वासुदेव, वासुदेव को जो 10,000 का सामान बेचा था उसमें से उसने 1,000 का वापस कर दिया, वापस कर दिया तो सेल्स को उल्टा कर देंगे, जो हमने सेल्स क्रेडिट की थी अब वो डेबिट हो जाएगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू वासुदेव, क्योंकि वासुदेव अब गुड्स को गिव कर रहा है, इज द गिवर। रिसीव्ड कैश फ्रॉम वासुदेव एंड डिस्काउंट अलाउड 200, 9,000 रुपए मिलने थे वासुदेव से, क्यों मिलने थे, 10,000 का गुड्स था, 1,000 का वापस कर दिया, 9,000 के मिलने थे, लेकिन मिले कितने 8800 मिले हैं। ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अलाउड डेबिट, क्योंकि ये सेल से रिलेटेड है, और डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंसेस है, टू वासुदेव 200 रुपए का। अगली एंट्री आपकी सिंपल सी है कि चंद्रकांत से परचेज किया है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू चंद्रकांत आप कर देंगे। उसकी अगली एंट्री भी सिंपल है, उसमें ये बताया गया है कि गुड्स आर सोल्ड टू प्रीतम 12,000 के, सो वही एंट्री प्रीतम अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब ये देखिए पेड इंश्योरेंस प्रीमियम बाय चेक। अब दो चीजें आई हैं यहाँ पे, इंश्योरेंस प्रीमियम है और चेक है। तो पहली बात तो इंश्योरेंस प्रीमियम क्या है, पेमेंट की है तो खर्चा है, एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस आपको पता है डेबिट होते हैं। तो हम क्या करेंगे, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू, क्या हम टू चेक लिखेंगे, नहीं, चेक कहाँ पे जमा करवाया जाता है या चेक कहाँ से इशू किया जाता है, बैंक से, बैंक का इंस्ट्रूमेंट है चेक, तो हम लिखेंगे टू बैंक। ठीक है, तो इसकी एंट्री होगी इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू
बैंक 500। ये उसकी अगली देखो, पेड फॉर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ श्री प्रताप राय बाय चेक। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भरा है किसका? श्री प्रताप राय का, बाय चेक। अगर ये श्री प्रताप राय नहीं होता तो सिंपल एंट्री क्या कर देते, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम हमारा एक्सपेंस है तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि चेक है तो बैंक लिख देते 2000। अब ये श्री प्रताप राय कौन है? तो देखो, गिव जनरल एंट्रीज इन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ प्रताप राय एंड सन्स, यानी कि प्रताप राय मालिक है बिजनेस का, और मालिक अपने पर्सनल यूज के लिए कोई भी काम करता है तो वो ड्रॉइंग्स कहलाती है। तो यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट नहीं होगा, यहाँ पे ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट होंगे, क्योंकि अपने पर्सनल काम के लिए कोई भी चीज करता है मालिक तो वो ड्रॉइंग्स कहलाती है, कुछ भी चीज विड्रॉ करवा ले। सो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। अगली चीज देखो, अच्छा ड्रॉइंग्स डेबिट क्यों होगी, ये भी लॉजिकल रीजनिंग है, क्योंकि जो प्रताप राय है उससे पैसा मिला है, उसने बिजनेस में से निकाला है, बेशक वो बैंक को दे रहा है लेकिन प्रताप राय ने तो बिजनेस से निकाला है, उसके पास तो पैसा आया है। सो डेबिट द रिसीवर, इसलिए डेबिट कर दिया हमने। अब देखो, पेड कैश टू चंद्रकांता एंड डिस्काउंट अलाउड बाय हिम 220, तो ये डिस्काउंट की आप एंट्री कर ही लेंगे, हमने बहुत एंट्री कर ली अब डिस्काउंट की। चंद्रकांत अकाउंट डेबिट, अकाउंट नहीं आएगा क्योंकि पर्सनल अकाउंट है, टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव हमारी कमाई है। अच्छा, जब तक आपको स्पेसिफिकली कैश डिस्काउंट ना बताए ना तो आप ये मान के चलना, जब तक आपको स्पेसिफिकली हाँ कैश ट्रेड डिस्काउंट ना बताए तो आप यही ले लेना कि वो कैश डिस्काउंट है, और वैसे भी आपको पता है यहाँ पे कैश का लेन देन हुआ है इसलिए कैश डिस्काउंट आया, इसलिए इसके ट्रीटमेंट दिखा रहे हैं। देखिए, बोट गुड्स फ्रॉम पवन, लिस्ट प्राइस 15,000 लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट, तो ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं आएगी, बस 20% का अमाउंट माइनस करके दिखा देंगे। मैं एक ये बता देता हूं बस, पेड वेजेस, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस एंड सैलरी, एक ही डेट में 3 ट्रांजैक्शन हुई, ऐसी हुई है कि एक ही चीज क्रेडिट है बाकी सारी डेबिट है, सारे खर्चे तो कंपाउंड एंट्री आ जाएगी। वेज अकाउंट डेबिट, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, ये आपकी कंपाउंड एंट्री। अगली भी कंपाउंड एंट्री है, टाइम कम है इसलिए मैं डिटेल में नहीं कर रहा, पर आप 8th क्वेश्चन तक करके देखेंगे, अगर